235 ऐसे बिल्डिंग्स है मुंबई के अंदर जिनमें 40 से ज्यादा हैबिटेबल फ्लोर्स है, जिसकी वजह से मुंबई दुनिया में 6th रैंक पे निकल आता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्काई स्क्रेपर्स। और ये जो नंबर मैंने आपको बताया वो सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटेड ऑक्यूपाइड बिल्डिंग्स का है। अगर हम लिस्ट निकाले अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स के साथ में तो ये आंकड़ा अबाउट 50 बिल्डिंग से बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम पूरे दिल्ली एनसीआर को देखें तो ऐसी 50 बिल्डिंग्स भी नहीं है जो मोर देन 40 फ्लोर्स की हो। इनफैक्ट अगर हम इससे ज्यादा जो 250 मीटर से ऊंची वाली बिल्डिंग्स के बारे में बात करें तो वो दिल्ली के अंदर देखने के लिए भी नहीं मिलेगी। इनफैक्ट मोर देन 200 मीटर में भी हमें हैंडफुल बिल्डिंग्स ही देखने मिलती है। दोनों शहर देश के लिए बहुत प्रोमिनेंट है और दोनों शहरों के अंदर लोगों के पास में पैसा भी बहुत है, तो क्यों सिर्फ मुंबई के अंदर स्काई स्क्रेपर्स देखने मिलती है और दिल्ली के अंदर नहीं? इसी के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों हम यहाँ पर जो बात करेंगे रीजंस के लिए, वहाँ पर हम जियोग्राफिकल टेक्निकल रीजन से लेकर वहाँ पे लोगों के नीड्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके समझना शुरू करते हैं। पहला है प्लानिंग एंड रेगुलेशन। दोस्तों दिल्ली के अंदर मुंबई के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और जोनिंग लॉज है। आप जानते हो दिल्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस है। दिल्ली के अंदर काफ़ी ऐसे जगह है जहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से कहीं पर भी बहुत ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग अप्रूव करवा लेना दिल्ली में इतना इजी नहीं है, जबकि मुंबई के अंदर कंपैरेटिवली ये इजी बन जाता है, जिसके वजह से दिल्ली में जो स्काई स्क्रेपर का अप्रूवल है वही आंकड़ा कम है। और मुंबई में ज़्यादा रिलैक्स्ड होने की वजह से यहाँ पर एम्फेसिस होता है वर्टिकल डेवलपमेंट के ऊपर। ऑब्वियसली कई लोग इसके अंदर बोलेंगे कि यार सिंगापुर के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर मुंबई से भी रिलैक्स्ड लॉज है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम दो शहरों को कंपेयर कर रहे हैं और मुंबई के लॉज फिर भी इंडिया के बाकी शहरों के कंपेरिजन में बहुत रिलैक्स्ड है। दूसरा रीजन जो ऑलमोस्ट सबसे पहला रीजन निकल कर आता है मुंबई के स्काई स्क्रेपर्स के पीछे का रीजन देने के लिए, वो है लैंड अवेलेबिलिटी। मुंबई डेंसली पॉपुलेटेड शहर है, लेकिन जितने लोग इसके अंदर समाते हैं उसके कंपैरिजन में ये शहर छोटा है, क्योंकि ये समुद्र से घिरा है तीन तरफ से, तो ये बढ़ नहीं सकता दिल्ली के जैसे चारों तरफ। इसको ऊपर की तरफ बढ़ना पड़ता है ताकि ये लोगों को हाउसिंग प्रोवाइड कर पाए, ये ऑफिस स्पेस प्रोवाइड कर पाए और बाकी रिटेल यूनिट्स भी प्रोवाइड कर पाए, जिसकी वजह से स्काई स्क्रेपर्स एक बेहतर ऑप्शन निकल कर आता है मुंबई के अंदर बनवाने के लिए। अगला जो रीजन है वो है गवर्नमेंटल पॉलिसीज। तो दोस्तों गवर्नमेंटल पॉलिसीज दिल्ली के अंदर जो डिजाइन की गई है वो बेहतर रेसिडेंशियल प्लानिंग के हिसाब से डिजाइन की गई है, लेकिन मुंबई के कई ऐसे रीजन्स हैं जहां पर इस शहर के फाइनेंशियल सेक्टर को फायदा मिले, इस शहर के रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा मिले, इसके हिसाब से पॉलिसीज डिजाइन की गई है। आप जानते हो एक जमाने में जो मिल्स हुआ करती थी मुंबई की, वहां पर आज सबसे ज्यादा स्काई स्क्रेपर्स मौजूद है और ये जो स्काई स्क्रेपर्स है यही बहुत बड़ी संख्या में लोगों को ऑफिस स्पेस और जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट इंक्लिनेशन अलग है। एट द सेम टाइम दिल्ली की नीड्स अलग है और इसके बारे में थोड़ा आगे हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले समझ लेते हैं अगले रीजन को, और वो रीजन है हिस्टोरिकल एंड कल्चरल फैक्टर। दोस्तों कहीं ना कहीं पर जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो सिग्निफिकेंट प्लेसेस होती है, उनके आसपास में स्काई स्क्रेपर्स ब्लेंड नहीं होती आर्किटेक्चरल स्टाइल्स के हिसाब से, और इसके लिए अगर कहीं पर परमिशन का इशू ना हो, कहीं पर परमिशन मिल भी रही हो ऐसे जगहों के आसपास में, तो आर्किटेक्ट्स एंड बिल्डर्स प्रेफर ये करते हैं कि कोई ऐसी बिल्डिंग बने जो आसपास के एरिया के अंदर से एक अचानक से ऑड वन आउट बिल्डिंग ना दिखे और वो एक ब्लेंड में रहे, ज्यादा ब्यूटीफुल नजर आए, उसके सिग्निफिकेंट क्लोज बाय स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको डिजाइन किया जाता है और स्काई स्क्रेपर्स उस लिमिट के अंदर नहीं बैठती। अगला रीजन जो निकल आता है वो है जियोलॉजिकल फैक्टर्स। तो दोस्तों दिल्ली लोकेटेड है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के ऊपर, यानी जो गंगा नदी का पात्र है यहाँ पर दिल्ली मौजूद है, जिसकी वजह से जो सॉइल है दिल्ली का वो कंपैरेटिवली सॉफ्टर है और वाटर टेबल भी इसका ज्यादा बड़ा है। इनफैक्ट दोस्तों दिल्ली के आसपास की जमीन जो है मुंबई के कंपैरिजन में ज्यादा फर्टाइल है, हालांकि मुंबई को बारिश ज्यादा मिलती है इसके बावजूद, जिसकी वजह से दिल्ली में अगर कोई बहुत बड़ा स्काई स्क्रेपर बनाना है तो वो बिल्डिंग बनाने के लिए जो फाउंडेशन का खर्च होगा वो बहुत ज्यादा है। एट द सेम टाइम मुंबई ऐसे लोकेशन पे मौजूद है जहां पर रॉकी कोस्ट लाइन है। इनफैक्ट मुंबई के कई बीचेस अगर हम देखें, चाहे वो बैंड स्टैंड के पास का बीच हो या फिर कोई दूसरे, वहां पर आपको बहुत जल्दी रॉक देखने के लिए मिलता है। इनफैक्ट मुंबई इतना समुद्र के पास में होने की वजह से भी कई सारे ऐसे रॉक स्ट्रक्चर्स हमें मुंबई में देखने मिलते हैं, गिलबर्ट हिल के जैसे, और ये चीज की वजह से ये दर्शाया जाता है कि मुंबई के अंदर जो बेड रॉक है या जो नीचे कठोर चट्टान है वो बहुत जल्दी है, जिसकी वजह से मुंबई के अंदर फाउंडेशन बनाना कंपैरेटिवली ईजी है और स्टेबिलिटी बिल्डिंग्स की ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस मुंबई के अंदर स्काई स्क्रेपर्स के लिए प्रोवाइड करना ज्यादा इजी है और ये भी स्काई स्क्रेपर्स के बढ़ते चलन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो फैक्टर है वो है लोकल नीड्स। तो दोस्तों दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर अगर हम मेन दिल्ली को कंसीडर करें, नई दिल्ली, ओल्ड दिल्ली वाला एरिया, तो वहां पर ज्यादातर जो लोग काम करते हैं वो या तो नॉर्मल फॉर्मल सेक्टर्स में काम करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या ऑफ पीपल जो काम करती है वो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर काम करती है। आप जानते हो हमारे देश का कैपिटल वो है, कई लोग बिजनेस वगैरह चलाते
जाते हैं और इसके वजह से यहाँ पर ऐसे लोकेशंस की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर बहुत ही बड़े एरिया के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मल्टीनेशनल कंपनीज की ज़रूरत हो। हालांकि ये चीज़ें अब नोएडा, गुड़गांव इन एरियाज के अंदर होने लगी है, लेकिन मुंबई के अंदर ये नीड जो है वो मेन इंपॉर्टेंट जो मेन सिटी है वहीं पर होने लगी। और इसी के अंदर हम लैंड की अवेलेबिलिटी, लोगों की डेंसिटी, इन चीज़ों को कंपेयर करें तो इन सारे बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कंपनीज को थ्राइव करवाने के लिए स्काई स्क्रेपर्स की ज़रूरत पड़ती ही है। और ये बात बीच में दिल्ली में नज़र नहीं आती। मुंबई के अंदर जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह करते हैं उनकी संख्या बड़ी है, लेकिन दिल्ली जितनी नहीं। और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए गवर्नमेंट ऑफिस की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, एम्बेसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के लिए यूज़ होने वाली बिल्डिंग्स, हमारे डिफेंस रिलेटेड स्ट्रक्चर्स, ये चीज़ों की संख्या दिल्ली में ज़्यादा है, जो कि बहुत लंबे या बड़े होने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो है वो है इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब दोस्तों आप जानते हो कि मुंबई के अंदर रियल एस्टेट महंगा तो है ही, लेकिन यहाँ पर ये समझना जरूरी कि महंगा रियल एस्टेट ही दिल्ली को और मुंबई को स्काई स्क्रेपर्स के मामले में डिफरेंट बनाता है। वो कैसे समझते हैं? जनरली लोग समझते हैं कि अगर एक पीस ऑफ लैंड है उसके ऊपर जितनी मंजिल बनाया जाए उतना वो बिल्डर के लिए फायदेमंद है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। स्पेशली अगर हम देखें तो स्काई स्क्रेपर लिमिट यानी 150 मीटर के मिनट पे हम देखें तो जो बिल्डिंग होती है उसका कोर स्ट्रक्चर या बीच में जो स्ट्रक्चरल पार्ट होता है और उसका फाउंडेशन, ये इतना महंगा बनने लगता है कि जो सेलेबल एरिया किसी बिल्डिंग के अंदर बचता है वो कम होता है। इनफैक्ट अगर आप बहुत बड़ी बड़ी स्काई स्क्रेपर्स का कंस्ट्रक्शन भी देखोगे तो उसके सेंटर में आपको एक बहुत बड़ा कॉन्क्रीट कोर नजर आता है जो कि बिल्डिंग को सपोर्ट कर रहा है, और आसपास का जो उसका रेडियस में एरिया होता है वही सेलेबल होता है। तो अब ये जो सेलेबल एरिया है ये इतना महंगा होना जरूरी है कि इस कोर के अंदर छूट गई हुई जगह, फाउंडेशन के अंदर लगा हुआ खर्च, ये सब चीजें जस्टिफाई हो पाए। हालांकि दिल्ली मुंबई दोनों में रियल एस्टेट काफी महंगा है, लेकिन दिल्ली के अंदर के जो एवरेज प्राइसेस है घरों के अंदर उसके कंपैरिजन में मुंबई के बहुत ही ज्यादा है, जिस वजह से जो बिल्डर्स है वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी स्काई स्क्रेपर्स के साथ जो आता है उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास में कोई टॉपिक सजेशंस हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। साथ साथ वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।